गाइस, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आज मैं बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, चाहे वो एनसी वेब से कर रहे हो या रेगुलर कर रहे हो या सोल से कर रहे हो, उन्हें हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। हमारा चैप्टर नंबर जो है वो है 4। इट मीन्स गाइस हमने आपको 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर अप करा दिए वीडियो के थ्रू। तो उन चैप्टर्स को आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। उन चैप्टर्स की वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हमने 3 से 4 चैप्टर आपके पॉलिटिकल के भी कवर अप करा दिए हैं। बचे कुछ भी आपको जल्दी ही कवर अप करा दिए जाएंगे। मैं बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, चाहे वो रेगुलर हो, एनसी वेब से हो या सोल से कर रहे हो। तो उनके भी आपको लिंक, उस वीडियो का, पॉलिटिकल वाली वीडियोस का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप उन वीडियोस को भी वॉच आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो ये चैप्टर जो है हमारा 4 है और यूनिट जो है आपकी वो है 3rd। तो गाइज इस चैप्टर का जो नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने 12th में भी बहुत कुछ पढ़ा होगा, तो पूरी मोस्टली जानकारी सेम टू सेम ही है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जैसे कि आपने 12th में भी पढ़ा होगा। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ही था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो चलिए दोबारा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत। तो चलिए बेसिक बातें से स्टार्ट करते हैं हम। तो पहली हेडिंग जो है हमारी वो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। जैसे कि आपने 12th में भी पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। आप क्यों कहते हैं बहुत से स्टूडेंट को पता भी होगा और नहीं भी पता होगा। ये जो सभ्यता थी, सबसे पहले मैं सभ्यता का मतलब आपको समझा देता हूँ। सभ्यता होता क्या है? हड़प्पा तो नाम है और सभ्यता मतलब एक मान लो समाज, यानी कि मान लो ये एक एरिया है, एक जगह है और यहाँ पे लोग रह रहे हैं इतने सारे। और यहाँ पे लोग जब रहते हैं, यहाँ पे घर बस गया, यहाँ पे पूरी बस्ती बन गई, तो ये एक पूरी सभ्यता हो गई। यानी कि एक समाज को ही हम सभ्यता कह सकते हैं। तो ऐसी समाज था एक बहुत पुराने टाइम में जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है गाइस, तो आप हड़प्पा सभ्यता का मतलब समझ गए होंगे। अब इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे, और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं ये आपको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये जो समाज था जो मैंने अभी आपको क्लियर करा, ये हड़प्पा सभ्यता थी। मान लीजिए जो लोग रह रहे थे इस एरिया में, तो इसके आसपास ना, इस एरिया के आसपास एक सिंधु नाम की जो नदी थी वो बहती थी। यानी कि ये जो सभ्यता थी, ये जो एरिया था, ये सिंधु नदी के आसपास था और यहीं पे लोग रहते थे, बसे हुए थे यहीं पे। इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता। तो आप समझ चुके होंगे इसका लाइन का भी मतलब। चलिए अब और थोड़ी सी बातें और बेसिक बातें जान लेते हैं। तो पढ़ते हैं। माना जाता है कि वैदिक सभ्यता जो 1500 से 600 ईसा पूर्व ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। देखिए गाइज, क्या माना जाता था कि जो वैदिक सभ्यता थी, जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया, ऐसी एक वैदिक सभ्यता नाम की भी थी जिसे हम क्या कहते थे कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता वही है और कोई सी है ही नहीं। बट जब हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता लगा, इस सभ्यता के बारे में पता लगा, तो पता लगा कि ये वैदिक सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक है। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है आइए समझते हैं। जब इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बोध हुआ तो पता लगा कि वैदिक सभ्यता से प्राचीन हड़प्पा सभ्यता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैदिक जो सभ्यता है उससे भी प्राचीन सभ्यता कौन सी है? हमारी हड़प्पा सभ्यता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे इस पॉइंट में बताया भी है साफ साफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है आइए समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता न केवल भारत की बल्कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। जैसा कि आपको सुनने में आया होगा कि हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम यानी कि सबसे पुरानी सभ्यता है। यानी कि सबसे पहले लोग हड़प्पा में रहते थे भारत में, जहाँ पे हम हड़प्पा में रहते थे और यहीं पे पूरा समाज बस रहा होगा, ऐसे ऐसे लोग रह रहे होंगे। तो ये सबसे पहले भारत में तो रहते थे और साथ में मान लीजिए कि पूरे विश्व को अगर हम देखें, पूरे जो वर्ल्ड है उसमें देखें, तो भारत में ही ऐसी जो हड़प्पा सभ्यता थी यही सबसे पुरानी मानी जाती है। तो आप इसका मतलब भी समझ चुके होंगे, सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुरानी मानी जाती है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है ये समझते हैं। हड़प्पा की खोज। अब हम हड़प्पा जो सभ्यता जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए समाज है, ये हड़प्पा समाज है, हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं आप। तो इसके बारे में जो पढ़ रहे हैं, हमें इसके बारे में पता कैसे लगा इसके बारे में जानते हैं। चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता की हमें खोज कैसे हुई, कैसे जानकारी मिली हमें इतने सारे पुराने टाइम के बारे में, तो पढ़ते हैं। लगभग 150 वर्ष पहले पंजाब वाले क्षेत्र में रेल की पटरी बिछाने के लिए खुदाई हुई। देखिए गाइस क्या हुआ, जो आज के टाइम पे पंजाब का एरिया है, पंजाब का एरिया, चलिए आपको मैं मैप के थ्रू दिखाता हूँ। देखिए मैप के थ्रू ये आ गए हम मैप के थ्रू।
ये जो हमारा एरिया है, ये पंजाब वाला, ये जो एरिया है हमारा, यहाँ पे खुदाई की गई। किस लिए खुदाई की गई? रेल की पटरियां बिछाने के लिए, कम से कम 150 साल पहले। तो 150 साल पहले यहाँ पे रेल की पटरी बिछाने के लिए खुदाई की गई। उस खुदाई में यहाँ पे कुछ ईंटें वगैरह मिली, कुछ किले वगैरह मिले। तो उन किलों से ही उन जो मिस्त्री वगैरह थे उन्होंने रेल की पटरियां बिछाना शुरू कर दी। पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये हड़प्पा सभ्यता की ईंटें हैं। उन्हें ऐसा नहीं पता था कि यहाँ पे पहले ऐसे लोग रहते थे जो बहुत पुराने थे, हमसे पुराने भी लोग रहते थे। उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं पता था। तो बाद में क्या हुआ, आइए पढ़ते हैं। बाद में बढ़ते हैं अपनी स्लाइड की ओर। देखिए अब पढ़ते हैं यहाँ पे बाद में क्या क्या हुआ, सब एक एक करके आपको समझाता हूँ मैं। तो जब खुदाई हुई तो उन्होंने रेल की पटरी उन्हीं ईंटों से बिछा दी। फिर क्या हुआ, खुदाई में लोगों को कुछ पूरा स्थल की ईंटें मिली जिन्हें वह आम ईंटें समझ रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्हें कुछ ईंटें मिली जब उन्होंने खुदाई करी रेल की पटरी बनाने के लिए, तो वो ईंटों को आम ईंटें समझ रहे थे। जैसे आज के टाइम के नॉर्मल ईंटें होती हैं, उन्हीं ईंटों को समझ रहे थे। इसलिए क्या हुआ, उन्होंने उसी से ही क्या बना दी, रेल की पटरी बना दी। फिर पढ़ते हैं आगे क्या हुआ। लगभग 1921 के आसपास पुरातत्व जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी तथा रखालदास बनर्जी ने खोज की थी। देखिए गाइस, जो हड़प्पा सभ्यता थी, यहाँ पे पहले खुदाई हुई थी 150 साल पहले। फिर क्या मिला, हमें ईंटें मिली। इन ईंटों से हमें ऐसा फील हुआ, मतलब कि जो मैकेनिक वगैरह थे, जो मिस्त्री वगैरह थे, उन्हें ऐसा हुआ ये तो नॉर्मल ईंटें हैं, और उन्हें उन ईंटों का यूज़ करके उन्होंने रेल की पटरियाँ वगैरह बिछा दी। लेकिन 1921 में यहाँ पे दोबारा खुदाई की गई। यहाँ पे खुदाई किसने करी, पुरातात्विक लोग कौन होते हैं, जो इतिहास का पता लगाते हैं, हम इतिहासकार भी कह सकते हैं। तो कौन कौन थे, जॉन मार्शल मेन बंदे थे यहाँ पे। मेन जो थे वो थे जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल के जो अंडर में काम करा जिन्होंने, वो थे दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। ये इंसान के नाम है। तो जॉन मार्शल यहाँ पे मेन थे, और ये दोनों जो व्यक्ति थे, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी, ये इनके अंडर में काम करते थे। तो इन तीनों ने मिलकर यहाँ पे खुदाई वुदाई दोबारा की 1921 में, और पता लगाया है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तब इन्होंने जब खुदाई पता लगी करी, सब कुछ करा, तो इन्हें पता लगा कि भाई ये जो ईंटें हैं, ये नॉर्मल ईंटें नहीं मिली हैं, ये बहुत पुराने समय की ईंटें हैं। यहाँ पे पहले लोग रहा करते थे, यानी कि भारत में जो लोग रहते थे वो सबसे पहले लोग हड़प्पा में ही रहते थे। उन्हें ऐसा पता लगा, जब उन्होंने खुदाई करी, बहुत सारी चीजें मिली। हम सारी चीजों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, और आपको क्या समझाना चाहता हूँ, आप ये सारे पॉइंट्स ऐसे ही, जो नोट्स मैंने बना रखे हैं, ऐसे ही लिखते चले जाएगा, और जो समझा रहा हूँ मैं आपको ऐसे ही समझते चले जाएगा। आप पेपर में ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज। अदरवाइज आपको जो समझ में आ रहा है वो भी लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ये समझते हैं। अंत जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला तो इस कार्य का श्रेय तीनों व्यक्तियों को गया, परंतु हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी को कहा जाता है। देखिए गाइज, क्या हुआ, मैंने बताया था इन तीनों व्यक्ति ने खोज करी। कौन कौन से, जॉन मार्शल मेन बंदे थे। फिर कौन आए, दयाराम साहनी। फिर आए रखालदास बनर्जी। जॉन मार्शल यहाँ पे मेन थे, और जॉन मार्शल के अंडर में ये दोनों काम कर रहे थे। लेकिन इसका श्रेय जो है वो दयाराम साहनी को जाता है। क्यों जाता है, मतलब श्रेय तो तीनों को जाता है, मतलब कि नाम तो तीनों को आता है, बट अगर खोजकर्ता की बात करें कि बोले कि मतलब हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दयाराम साहनी का नाम लिया जाता है। क्यों, क्योंकि जब खुदाई कर रहे थे ये जॉन मार्शल के अंडर में, ये दोनों रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी, तो दयाराम साहनी को सबसे पहले पता चला था। बाद में फिर इन दोनों को भी दयाराम साहनी के थ्रू ही पता चला। तो आप समझ चुके होंगे, इसलिए श्रेय तो मतलब काम तो तीनों ने करा था, इसलिए श्रेय जो है वो तीनों को गया था। श्रेय मतलब आप समझते होंगे, जैसे कि मान लीजिए, मतलब माना तीनों को जाता है, लेकिन जो खोज करता थे, जो मेन खोज करता थे, जिन्होंने खोज की थी किसकी, हड़प्पा सभ्यता थी, वो कौन थे, राय बहादुर दयाराम साहनी। इनका पूरा नाम था, दयाराम साहनी का पूरा नाम क्या था, राय बहादुर दयाराम साहनी। तो इन्होंने को माना जाता। तो ये मेन क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये बात आप पॉइंट याद रखिएगा, ये नाम आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो दिख रहा है यहाँ पे, चलिए समझते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले इस सभ्यता के अवशेष हड़प्पा नगर में मिले थे, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। देखिए गाइस, जैसे कि मैंने बताया था इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हड़प्पा नाम का एक नगर था। देखिए मैं दोबारा आपको मैप में ले चलता हूँ। तो हड़प्पा नाम का एक नगर था, यहीं पे इस इलाके में ही हड़प्पा नाम का एक नगर था। ये अभी तो पाकिस्तान का एरिया है, पहले ये पूरा भारत हुआ करता था, पूरा भारत हुआ करता था आज़ादी से पहले। तो
यहाँ पे क्या था, हड़प्पा नाम का एक जगह थी, तो यहीं पे ये पूरी सभ्यता मिली है, पूरा समाज बसा हुआ मिला हुआ है, मतलब इसके प्रूफ मिले हैं कि यहाँ पे ऐसा ऐसा समाज बसा हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हम लोगों ने, हड़प्पा सभ्यता। तो यही पॉइंट हमारा समझाना चाह रहा था। बढ़ते चलिए अपने पॉइंट्स की ओर। तो पॉइंट्स की ओर हम आ गए। देखिए आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आपसे पूछेगा 100%। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यही है इस चैप्टर से। तो हम पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन बताता हूँ आपको कैसे पूछ सकता है। देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, ये हमारी हेडिंग है, यानी कि हड़प्पा जो सभ्यता थी उसकी क्या क्या खासियत थी, क्या विशेषता थी, क्या खास बात थी उसमें, ये सब आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन में। तो ऐसे ही करके पूछेगा, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता बताइए, हड़प्पा सभ्यता की क्या क्या विशेषता थी, वगैरह वगैरह आपसे इससे रिलेटेड ही पूछेगा। इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे एक टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। तो सब पहली जो विशेषता थी वो ये थी मूर्ति कला। मूर्ति कला यानी कि मूर्ति वगैरह जो बनती थी वहाँ पे, हड़प्पा जो नाम का एरिया था वहाँ पे मूर्ति वगैरह बनाई जाती थी। अब हमें कैसे पता लगा मूर्ति वगैरह कैसे बनाई जाती थी, आइए समझाता हूँ। हमें देखिए कुछ प्रूफ वगैरह मिले थे, इस वजह से हमें मूर्ति कला का पता लगा। प्रूफ कैसे, साक्ष्य वगैरह मिले होंगे, आइए पढ़ते हैं पॉइंट में। हड़प्पा सभ्यता में नाचते हुए महिला, शिव तथा एक सिंह वाले जानवर की मूर्ति मिली है। देखिए हमें हड़प्पा सभ्यता जब हमने खुदाई वगैरह करी, यानी कि उन 3 लोगों ने जो मैंने आपको शुरू में बताया था, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल और रखालदास बनर्जी ने जब खुदाई वगैरह करी तो उन्हें नाचते हुए एक महिला की मूर्ति मिली, यानी कि एक औरत की नाचते हुए मूर्ति मिली, शिव भगवान की मूर्ति मिली, और एक सिंह वाला गैंडा था, एक सिंह वाला जानवर या गैंडा आप कह सकते हैं, तो उसकी भी मूर्ति मिली। तो इस वजह से हमें पता लगा कि वो लोग जो थे वो मूर्तियां भी बनाते थे। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ये भी एक विशेषता थी उनकी, कि उस टाइम पे भाई, इतने पुराने टाइम पे भी वो मूर्तियां बनाते थे, मूर्ति कला थी उस टाइम पे। तो आप ये पॉइंट भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जल निकास प्रणाली। जल निकास प्रणाली पहले मैं आपको समझा देता हूँ होती क्या है। जैसे आप नालियां वगैरह देखते हो, निकास मतलब होता है निकलना, तो जल मतलब होता है पानी, जैसे कि आप जानते हो, और प्रणाली मतलब होता है तरीका, हम कह सकते हैं। तो पानी निकालने का तरीका, जैसे कि हमारे घरों में पानी कैसे निकलता है, नालियों के थ्रू निकलता है, इसी तरीके से जो वहाँ पे जो नाली मतलब पानी जो है वो निकालने का तरीका क्या था वही पढ़ेंगे। तो वही सेम टू सेम जैसे आज के टाइम पे नालियाँ बनी होती थी, उस टाइम पे भी नालियाँ बनी होती थी। चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है हमारा पॉइंट। घरों के बाहर नालियों को ढककर रखा जाए, इस प्रकार बनाया गया था। देखिए जो नालियाँ थी हड़प्पा सभ्यता में वो कैसी बनी हुई थी, मान लीजिए पहले घर बने हुए हैं, फिर घरों के बाहर यहाँ पे नालियाँ बनी होती थी, और नालियों को ढक के रखा जाता था। जैसे आज के टाइम पे आपने बहुत सी जगहों पे देखा होगा, नालियों को ढक ढक के रखते थे। मतलब उस टाइम पे भी, इतना टाइम पहले लोगों में इतनी अकल थी कि वो नालियों को ढक कर रखते थे, ऐसा बनाया था उन्होंने। और क्या करते थे, नालियाँ आगे जाकर चौड़ी हो जाती थी। देखिए क्या होता था, नाली जो घरों के आसपास थी वो तो पतली सी नाली होती थी, आगे जाकर वो धीरे धीरे नालों में कन्वर्ट हो जाती थी, मतलब चौड़ी हो जाती थी। जैसे कि आज के टाइम पे भी देख सकते हो आप, क्या होता है कि घरों के आसपास जो गलियां वगैरह होती हैं उनमें तो पतली पतली नालियां होती हैं, और फिर धीरे धीरे वो क्या होती हैं, जाके नालों में मिलती हैं, नालों से नदी वगैरह में, समुद्र वगैरह में चली जाती हैं। तो यही होता सारा। उस टाइम पे भी ऐसी हुआ करता था कि नालियां चौड़ी होती थी, जिसमें क्या होता था, कूड़ा निकालने के लिए एक बीच में गहरा गड्ढा भी बनाया जाता था। गहरा गड्ढा मान लीजिए नाली है, नाली ये आगे जाके चौड़ी हो गई, तो जब चौड़ी हो जाती थी ना, यहाँ पे एक बीच में गहरा गड्ढा भी कर देते हैं, खूब बड़ा सा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहाँ से पानी बहता हुआ आ रहा, पूरे मान लो एक एरिया का पानी बहता हुआ आ रहा, और जितना भी उस पानी में कूड़ा है वो सारा नीचे गड्ढे में घुस जाता था, और पानी सारा बाहर बहता चला होता, आगे बहता चला जाता, गड्ढे में सारा कूड़ा भर जाता। और जब कूड़ा भर जाता था मतलब गड्ढे में सारा, तो वो पानी को यहाँ से रोकते होंगे और फिर सारा कूड़ा निकाल लेते होंगे, इस वजह से वो गड्ढा करते थे। तो देख रहे हो कि उस टाइम पे कितनी अच्छी सोच थी, कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, मतलब उस टाइम पे भी ऐसा था। और आज के टाइम पे भी इतना अच्छा नहीं होगा जितना उस टाइम पे था। तो ये सब आपको याद रखनी है, ये विशेषता है, ये खासियत है किस चीज की, हड़प्पा सभ्यता की खासियत है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, जल निकासी प्रणाली। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, या नेक्स्ट विशेषता क्या है हमारी, आइए पढ़ते हैं। नगरीय सभ्यता। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी, यानी कि यहाँ पे क्या था, नगर वगैरह भी थे, नगर यानी कि शहर वगैरह भी थे यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता में घर नियोजित तरीके से बने हुए थे तथा यहाँ उद्योग व व्यापार भी होते थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था, जैसे मान लीजिए नगर और गांव आप समझते हो, नगर मतलब शहर और गांव आप समझते हो। तो
गाँव में क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, खेती बाड़ी वगैरह होती है, वहाँ पे कोई उद्योग वगैरह नहीं होते, वहाँ पे कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं होती, बहुत ही रेयर होती है आज के टाइम पे। मतलब पहले के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं होते थे कोई फैक्ट्री वगैरह और कुछ नहीं होती, बस खेती बाड़ी होती है वहाँ पे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के कुछ जगह ऐसी थी, इसलिए वजह से हम वहाँ पे ये कह सकते हैं कि वहाँ पे नगर भी थे। देखिए वहाँ पे क्या था, नियोजित तरीके से घर बने हुए थे। जैसे गाँव मान लीजिए ये रहा, और ये रहा नगर। तो गाँव में क्या क्या होता है, गाँव में लोग कहीं भी घर बसा लेते हैं, खेती बाड़ी कहीं भी शुरू कर लेते हैं। इसी टाइप से शहर में क्या होता है, शहर में जो घर होते हैं एक तरीके से बने होते हैं, सीरियल वाइज बने होंगे, एक एक वे में बने होंगे, नालियां वगैरह सब, सड़कें वगैरह। और गांव में क्या होता है, कहीं से भी नालियां सड़क निकाल देते खेतों के बीच में से। तो ये होता था, मतलब नियोजित तरीके से, मतलब प्लान करके बनाए जाते थे। तो इस वजह से हमें पता लगा कि वहाँ पे नगर वगैरह भी होते थे। और क्या पता लगा हमें, उद्योग यानी कि फैक्ट्री वगैरह भी होती थी, व्यापार यानी कि काम धंधे वगैरह भी बहुत सारे चलते थे वहाँ पे। इस वजह से हमने कहा कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, यानी कि वहाँ पे नगर भी होते थे। तो आप ये पॉइंट्स एज इट इज लिख सकते हैं, ये आपको याद रहने चाहिए। आप पेपर में इन्हें यूज करना, बिल्कुल ही आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो आप बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, सड़कें। तो सड़कें आप जानती हैं क्या चीज़ होती है। तो उस टाइम पे भी सड़कें बनी होती थी हड़प्पा सभ्यता में। तो समझते हैं क्या कहता है हमारा पॉइंट ये। सड़कें चौड़ी तथा ग्रिड पद्धति में बनाई जाती थी और कुछ इस प्रकार बनाई गई थी कि हवा चलने से सड़क खुद साफ हो जाए। देखिए सड़कें कैसी बनाई जाती थी हड़प्पा सभ्यता में। सड़कें सबसे पहले तो चौड़ी बनाते थे, जैसे आज के टाइम पे बहुत सी पतली पतली भी हैं, उस टाइम पे चौड़ी बनाते थे वो लोग। और कैसे बनाते थे, ग्रिड पद्धति में। ग्रिड पद्धति यानी कि मान लीजिए समकोण पे काटती थी। समकोण पे देखिए, मैं मान लीजिए एक सड़क यूं जा रही है और एक सड़क यूं जा रही है, मतलब एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। इसे हम कहते हैं ग्रिड पद्धति। जैसे आज के टाइम पे भी होता होगा, चौराया बन जाता बीच में, तो यही होता है, एक दूसरे को सड़क ग्रिड पद्धति में काटती थी। उस टाइम पे ऐसी बनी होती थी। और सड़कें कुछ इस टाइप से बनी हुई थी, मतलब तिरछी टाइप वैसे करके बनी हुई थी कि हवा चले और सारा कूड़ा उड़ता हुआ सीधा बाहर पूरे शहर से। तो देखो कितनी साइंस लगाई थी उन लोगों ने उस टाइम पे, इतने टाइम पुराने भी। तो बढ़ते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है ये समझते हैं। देखिए गाइस, मैं इतने सारे पॉइंट्स, इतनी सारी खासियत आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी 12th नहीं है। जैसा कि आप जानते हो, आप ग्रेजुएशन में, आपको कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो कम से कम 10 से 15 पेज, कम से कम 10 पेज तो लिखने पड़ेंगे। 8 से 10 पेज आपको लिखने पड़ेगा एक आंसर का। आपको चार क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, यानी कि आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, और 4 में से आपको चारों के आंसर देने पड़ेंगे। तो चारों के जब आंसर आप लिखोगे, एक का जो आंसर लिखना होगा आपको कम से कम 8 से 10 पेजों में लिखना होगा, अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो। अदरवाइज आपको सिर्फ पास होना है तो 5-6 भी आप लिख सकते हो। तो आपको इतनी सारी बातें लिखने के लिए इतनी सारी बातें पता भी होना जरूरी है। इस वजह से मैं आपको इतने सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको नहीं बताता। जैसे हमने 12th में भी इतने सारे पॉइंट्स नहीं पढ़े थे। तो अब हम पढ़ते हैं नगर नियोजन। ठीक है, तो नगर निर्माण नियोजन, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। जो नगर निर्माण योजना है, सॉरी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं, इस पॉइंट के बारे में। तो ये भी एक खासियत है हड़प्पा सभ्यता की। पहले मैं इसके मतलब समझा देता हूँ। जो नगर था उसको बनाने का, निर्माण मतलब बनाया, जिस तरीके से नगर बनाते थे वो योजना करके बनाते थे। यानी कि जो नगर जो वैसे बनाते थे, शहर वगैरह जो बनाते थे हड़प्पा के लोग, वो पहले प्लान करते थे फिर बनाते थे। तो पढ़ते हैं इस पॉइंट में क्या कहते हैं। पहले सड़कों के किनारे नालियां बनाई जाती थी तथा बाद में मकान बनाए गए और नगरों को 2 भागों में बांटा गया, निचला तथा ऊपरी नगर। तो देखिए गाइज, ये जो पॉइंट है हमारा, इसमें क्या कहता है, जो नगर जो है वो पहले क्या करते थे, हम नालियां बनाते थे। आज के टाइम पे उल्टा होता है, पहले हम घर बना लेते हैं और फिर नालियां बनती हैं। लेकिन उस टाइम के लोग, उनकी साइंस अलग थी, पता नहीं क्या सोचते थे, और बहुत अच्छे तरीके से करते थे हर चीज़। आज के टाइम पे बहुत बेकार हो गया सिस्टम। उस टाइम पे वो जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी फिर भी वो इतने अच्छे तरीके से करते थे। तो पहले नालियां बनाते थे वो, फिर घर बनाते थे साइड साइड में, ऐसे करके नाली के साथ साथ पूरा फिर घर बनाते थे। और क्या करते थे, देखिए और क्या करते थे, यहाँ पे लिखा है कि मकान बनाते थे बाद में। और फिर क्या करते थे, जो नगर वगैरह थे वो 2 भागों में बटे थे। मान लीजिए वहां पे नगर 2 टाइप के थे। एक तो था ऊपर बने हुए थे, पहाड़ी वगैरह के, मतलब जिनकी हाइट थोड़ी ज्यादा थी, और एक थोड़े नीचे की तरफ बने थे। जो ऊपर वाला था उसे दुर्ग कहते हैं, जैसे कि आपने 12th में भी पढ़ा होगा, ऊपर वाले नगर को दुर्ग कहते हैं और निचले को निचला नगर कहते हैं। तो आप समझ चुके होगे। आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर।
लिपि। तो लिपि क्या होती है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप भाषा जानते हो, भाषा किसी चीज़ को कहते हैं, हम हिंदी बोल रहे हैं तो ये भाषा होती है। अगर हम हिंदी लिखें, जैसे कि ये देखिए हिंदी लिखी है, तो हम इसे क्या कहेंगे, लिपि। अगर हम किसी भाषा को लिखते हैं तो हम उसे लिपि कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे। तो लिपि जो थी वहाँ की वो क्या थी, आइए समझते हैं उसके बारे में भी। हड़प्पा की लिपि चित्रात्मक लिपि थी, इसलिए यह आज तक रहस्यमय लिपि बनी हुई है। देखिए जो हड़प्पा की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, यानी कि उसमें लिपि में बहुत सारे, जैसे हमारे देखो अक्षर बने हुए ना, ये हा डा पा, ये ला चा त्रा मा का, ये जो चित्र बने, हमारे जो अक्षर बने हुए हैं, उस टाइम पे ये नहीं हुआ करता था। उनका क्या होता था, चित्र बने होते थे, गाय घोड़ा बैल, इस सब के, मतलब किसी भी चीज के वो चित्र बने थे, अजीब अजीब से चित्र बने होते थे। हमें नहीं पता तो मैं दिखा सकता तो दिखाता जरूर आपको, आपने देखा होगा अपनी 12th की बुक में, तो चित्र वगैरह बने होते थे उनकी लिपि में। उनका कोई ये शब्द वगैरह नहीं होते थे, और बहुत सारे चित्र होते थे उनके। और ये जो जो लिपि है हम कभी पढ़ ही नहीं पाए। जब हमें जब पता लगी तो हमें पता ही नहीं लगा इसका मतलब क्या था। लिपि का मतलब, लिपि जो हम लिखी भी होती थी वो हम पढ़ ही नहीं पाए, उन्हें समझ ही नहीं पाए। इस वजह से ये रहस्य में ही रह गए। रहस्य में मतलब कि हमें पता ही नहीं लगा, इस वजह से इसे रहस्यमय लिपि कहा जाता है आज भी। तो आप समझ चुके होंगे। अब अन्नागार के बारे में पढ़ते हैं। ये भी एक विशेषता है हड़प्पा की। तो अन्नागार क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि अन्न का गार, यानी कि अन्न मतलब आप जानते हो खाने पीने की चीजें, और गार मतलब कि मान लीजिए एक जगह, तो जहाँ पे खाने पीने की चीजें स्टोर करके रखी जाती थी, भंडारण करके रखी जाती थी, तो उसे हम कहते हैं अन्नागार। तो वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम हुआ करता था, अन्नागार नाम की एक जगह होती थी, स्थान होता था, जहाँ पे जो अनाज वगैरह को वो स्टोर करके रखते थे। स्टोर किस लिए, ताकि आने वाले टाइम में कोई दिक्कत आए तो वहां से खाना वाने निकाल लें वो, और वहां से काम हो जाए। जैसे आज के टाइम पे भी हमारी गवर्नमेंट स्टोर करके रखती है, ताकि देश में कोई दिक्कत आ जाए तो वहां से हम खाना वाना निकाल के आगे पहुंचा सके। तो आप समझ चुके होगे इसके बारे में भी। अब बढ़ते हैं स्नानागार। स्नानागार जैसे कि स्नान मतलब आप जानते हो नहाना, तो नहाने का भी जो आज के टाइम पे बाथरूम होते हैं, उस टाइम पे भी बाथरूम हुआ करते। तो कैसे हुए करते थे बाथरूम, आइए पढ़ते हैं इस पॉइंट में। एक बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है, जिसके बारे में माना जाता है कि यहाँ अनुष्ठान कर लीजिएगा, अनुष्ठान लिख रखा, तो अनुष्ठान के दौरान सामूहिक स्नान होता होगा। तो देखिए गाइज, जो वहाँ पे बाथरूम मिले हैं, यानी कि स्नानागार हिस्ट्री में कहते हैं हम, तो अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो बाथरूम वगैरह जहाँ पे हम नहाते हैं, तो वो मिले उस टाइम के हमें। तो वहाँ पे क्या, उसे देखकर ऐसा लगा कि वहाँ पे जो अनुष्ठानिक कार्य होते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े कार्य, हवन वगैरह जो होते हैं, पूजा पाठ से जो रिलेटेड कार्य होते हैं, उससे पहले सामूहिक स्नान होता था। सामूहिक मतलब कि लोग पहले नहाते थे। जैसे आज के टाइम पे हम किसी मंदिर वगैरह में जाते हैं, मान लीजिए वैष्णो देवी में जाते हैं, तो वहाँ पे भी मतलब नहाने की जगह वगैरह होती है ना, तो पहले नहाते हैं फिर दर्शन करते हैं। इसी टाइप से वहाँ पे भी कुछ स्नानागार मिले, मतलब बाथरूम वगैरह मिले हैं। लोग पहले नहाते होंगे फिर वो पूजा पाठ करते होंगे। इस टाइप से हमें स्नानागार वहाँ पे मिले हड़प्पा सभ्यता के। जब हमने खुदाई वगैरह करी वहाँ पे पता लगा उन 3 लोगों ने सब कुछ करा। तो इसी टाइप से अब नेक्स्ट विशेषता की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट विशेषता क्या है हमारी, आई समझते हैं। कृषि। तो कृषि मतलब जैसे कि आप सब जानते हैं खेती बाड़ी को कहते हैं। तो खेती बाड़ी क्या है आइए समझते हैं। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, तिल तथा दलहन की कृषि करते थे। जैसे कि आप समझ चुके हैं विशेषता क्या है यहाँ पे। जो हड़प्पा के जो लोग थे, हमें क्या मिला, मतलब कि गेहूं के, जौ के, तिल के और दालें वगैरह के मतलब कुछ सबूत मिले। कुछ दालें मिली हमें वहां से, गेहूं वगैरह के दाने मिले, जौ, तिल वगैरह ये सब मिला। तो इस वजह से हमें पता लगा कि ये लोग खेती भी करते थे भाई। हमें इस चीज से पता लगा क्योंकि हमें जब हमने खुदाई करी तो हमें गेहूं, जौ, तिल वगैरह, दाल वगैरह मिली वहां पे। तो हमें पता लग गया कि ये लोग खेती वगैरह भी करते थे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी शवाधान विधि। शवाधान विधि यानी कि शव किसे कहते हैं ये समझते हैं पहले। शवाधान विधि है क्या। तो शव कहते हैं जब शरीर मर जाता है, तो शरीर का जो जो मतलब शरीर मरा हुआ जो शरीर होता है उसे हम कहते हैं शव। तो शवाधान, धान मतलब होता है दफनाना, विधि मतलब तरीका। तो शवाधान मतलब जो मरे हुए शरीर को दफनाने का तरीका था वो कैसा था उसके बारे में पढ़ेंगे इस पॉइंट में। तो कब्रों में बर्तन, शीशे जैसी वस्तुएं पाई गई हैं, जिससे देखकर बोध होता है कि यह लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते होंगे। देखिए गाइज, जब ये लोग दफनाते थे, मान लीजिए कोई मर जाता है और फिर उसे दफना देते थे, तो हमें जब हमने वहाँ पे खुदाई करी तो हमें बहुत से मरे हुए लोगों की कब्रें मिली। उन कब्रों में साथ साथ वो बॉडी तो मिली वहाँ पे,
और साथ साथ क्या मिले, हमें बर्तन वगैरह मिले, साथ साथ कब्रों में शीशे वगैरह मिले और भी बहुत सारी वस्तुएं मिली, जिससे हमें क्या पता लगता है कि ये लोग ऐसा मानते थे कि इसका दोबारा जन्म होगा, मतलब कि ये जो इंसान है वो मरते नहीं है, मतलब मरने के बावजूद भी ये जिंदा रहते हैं, इन्हें कब्रों में इन चीजों की जरूरत पड़ती थी, इस वजह से ये ऐसे रख देते थे। तो इन्हें ये मानते थे कि पूर्ण जन्म में विश्वास रखते थे, यानी कि दोबारा जन्म होगा इस बंदे का ऐसे ऐसे, तो ऐसे कुछ समथिंग मानते होंगे। हमने इस चीज को देखकर अंदाजा लगाया, जो हमें बर्तन वगैरह शीशे वगैरह मिले हैं उनकी कब्रों में से, तो ये चीज देख के हमने अंदाजा लगाया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, मन के। मन के क्या होते हैं पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपने माला वगैरह देखी होंगी, माला में जो मोती वगैरह जो होते हैं उन्हें हम मन के कहते हैं। तो मन के वगैरह जो होते हैं उन्हें, तो आपने देखे होंगे पुराने के टाइम पे पत्थर वगैरह से बने होते थे, वो इतने बड़े बड़े से, इतने गोले गोले से, बीच में छेद होता था, उसमें ऐसे माला पिरोई जाती थी, तो उन्हें हम मनके कहते हैं। तो मनके के बारे में पढ़ते हैं। यह भी एक विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता की। तो मनके सेलखड़ी, कार्नेलियन तथा जैस्पर पत्थर के से बनाए जाते थे तथा कुछ मनके धातुओं के भी पाए गए हैं। देखिए गाइस, जो मनके थे, मनके जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसमें हम मोती वगैरह कह सकते हैं और जिसकी माला वगैरह हम बनाते हैं, बीच में छेद होता है, तो ये सेलखड़ी, कार्नेलियन और जैस्पर, ये तीनों पत्थर के नाम है। तो इन 3 टाइप के पत्थर से बनाए जाते थे और कुछ धातु से बनाए जाते थे, जैसे सोना, चांदी और तांबा वगैरह, इन सब से ही बनाते थे। तो समझ चुके होगे आप, मनके वगैरह उस टाइम पे भी ये सब बनाते थे। वो आभूषण मतलब ज्वेलरी वगैरह बनाते थे उस टाइम पे भी। आप देख रहे होगे कितना डेवलपमेंट तो उस टाइम के लोगों, तो आप समझ चुके होगे। तो गाइज आज के जो चैप्टर है हम यहीं रहने देते हैं, और बाकी का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, यानी कि इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में कवर अप करेंगे। तो उसकी वीडियो भी आपको आजकल में ही जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएगी, ताकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, और बाकी का जितना भी रह गया मैं आपको ये सब नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करा दूँ। देखिए अभी थोड़ा बहुत और रह गया है, बस ये इतना सा रह गया, आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करा दिया जाएगा। तो बस गाइज, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो इस पार्ट से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस गाइस ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, और समझ चुका होगा आप सब कुछ बढ़िया तरीके से। और अगर फिर भी ना समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को 2 बार देखने की कोशिश कर दीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो ज़रूर करिए।